हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। इंग्लिश और सीडीपी इन दोनों के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हमने कर ली है। पीवाईक्यू सीडीपी के 5 पीआईक्यू कर लिए हैं, पीवाईक्यू कर लिए हैं, 5 प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और इंग्लिश के 8 प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश के और पीवाईक्यू पेपर्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियोस या फिर और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो आज से हम हिंदी पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश पेडागोजी में होता है कि 15 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से रिलेटेड या फिर पोएट्री से रिलेटेड आते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी की होते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी है, 15 क्वेश्चन आपके होंगे जो कि पैराग्राफ से आएगा, पद्यांश या गद्यांश होंगे, और 15 क्वेश्चन जो है वो आपका शिक्षण शास्त्र से आएगा हिंदी के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कौन से तरह की कविताएं पसंद करते हैं? छोटी कविताएं या फिर वीर रस की कविताएं या फिर नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं या फिर लयपूर्ण कविताएं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें वीर रस जैसी भावनाएं इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई होती हैं, इतना ज्यादा वीर रस जैसी फीलिंग्स का, इमोशंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। इस वजह से वीर रस की कविताएं प्राथमिक स्तर के बच्चों को नहीं चाहिए होती हैं। नैतिक मूल्य उस टाइम में उनको सिखाया जाता है, उनको पता ही नहीं है कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं, तो उससे ओतप्रोत कहानियों का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। प्राथमिक स्तर पे किस तरीके की कविताएं बच्चों को सिखाई जाती हैं या फिर किस तरीके के बच्चे पसंद करते हैं, लयपूर्ण कविताएं जो होती हैं वो बच्चों को पसंद आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सोनाली अक्सर सा को श कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या फिर यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, या फिर उसे स और शा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे, या फिर वह जब भी सा को शा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। तो तीसरी क्लास का जो बच्चा है वो बहुत छोटा होता है नियम वगैरह समझने के लिए, और तो मतलब पहली चीज नियम उसको नहीं सिखा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम किसी चीज के टोकते हैं तो बच्चा नर्वस हो जाता है तो उस चीज को और ज्यादा नहीं सीख पाता है, तो इस वजह से रोकना टोकना भी गलत हो जाएगा। उच्चारण स्थान बताना नियम बताना में आ जाएगा तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर उस चीज पे ध्यान ही ना दिया जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है, जो तीसरी कक्षा का बच्चा है उसमें क्षेत्रीय प्रभाव ज्यादा होता है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा का प्रभाव ज्यादा होता है। इस वजह से हो सकता है कि उस पर क्षेत्रीय प्रभाव हो और धीरे धीरे समय देने पर पर्याप्त समय में वो खुद में सुधार कर लेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। किस समय? पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो वो किस चीज से ग्रस्त होगा? अफेजिया या फिर डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया या डिस्कैलकुलिया। जो डिस्कैलकुलिया होता है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जब गणना में दिक्कत आती है तब डिस्कैलकुलिया होता है। जब हैंड राइटिंग खराब होती है या फिर साफ सुथरा नहीं लिख पाता है बच्चा, लिखने में दिक्कत आती है, तो डिस्ग्राफिया जो डिसलेक्सिया है ये पठन विकार से संबंधित होता है, पठन विकार से संबंधित होता है। मतलब बच्चे सा को शा ऐसे भाषा उच्चारण या फिर पढ़ने में बच्चे दिक्कत करते हैं, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुननी है। टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य और समाचार पत्र। जो पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य और समाचार पत्र हैं ये सारे विजुअल एड्स हैं। विजुअल एड्स मतलब ये दृश्य सामग्रियां हैं, दृश्य सामग्री है, और ये जो है मतलब ये सब पठन सामग्री है, पठन सामग्री है, और जो टेलीविजन है वो दृश्य सामग्री है, ये है दृश्य सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उसे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापक की जो व्याकरण शिक्षण की विधि है वो कौन सी है?
सूत्र विधि है, या फिर आगमन विधि है, या फिर निगमन विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है? ये है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य मतलब कोई एक सामान्य सा पहले नियम दिया जाता है समझाने के लिए। नियम देने के बाद उस चीज को प्रूफ करने के लिए एक विशिष्ट एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है समझाने के लिए। तो ये आता है किसमें? निगमन विधि में। आगमन विधि कैसे चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य इसमें से क्या है? भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, या फिर भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, या फिर भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना, या फिर भाषा के विभिन्न प्रयोग की क्षमता का विकास करना। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है उसको हिंदी भाषा सिखाने के लिए कठिन बातें सरलता से सिखाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कठिन चीजें उनको देनी ही नहीं चाहिए। सरलता से सिखाने की तो बात ही अलग है। भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, मानक स्वरूप वाली चीजें जो है वो भी प्राथमिक स्तर में नहीं आएगी। व्याकरणिक नियम को पूर्णतः आत्मसात करना, ये भी नियम वगैरह प्राथमिक स्तर में नहीं आएंगे। क्या करना चाहिए? जो भाषा का अलग अलग प्रयोग है उसके लिए क्षमता, अगर उसकी एबिलिटी बच्चों में या फिर उसकी स्किल डेवलप की जाए, इसकी स्किल का डेवलपमेंट किया जाए कि वो भाषा का अलग अलग प्रयोग अच्छे तरीके से कर सके, तो इस तरीके से भाषा सिखाई जा सकती है। तो प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? कि भाषा के वो अलग अलग जो प्रयोग हैं उनकी क्षमता का विकास कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मतलब जो उनकी राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल की असेसमेंट करना हो तो राइटिंग स्किल के असेसमेंट के लिए इसमें से सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? विचारों की स्पष्टता, या फिर मौलिकता, या फिर कल्पनाशीलता, या फिर मानक वर्तनी। स्पेलिंग्स का ध्यान नहीं देना चाहिए। स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनकी स्पेलिंग्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कल्पनाशीलता पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब उनकी इमेजिनेशन कैसे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। मौलिकता पर भी ध्यान देनी चाहिए। और विचारों की स्पष्टता, मतलब जो अपने विचार हैं वो स्पष्ट रूप से वो व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो गया? जो स्पेलिंग्स है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो बातचीत है, बात करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसके उपकरण होता है। क्यों? बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, या फिर बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, या फिर हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है, या फिर यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। बातचीत करने से क्या होगा? बच्चे जो सीखे हुए हैं, जो उन्होंने सीख लिया है, उन चीजों को वो दूसरों को बताएंगे। ठीक, दूसरों को बताने से वो चीजें उनकी मजबूत होंगी, वो कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। तो इस वजह से जो बातचीत है वो सीखी हुई बातों को और ज्यादा अच्छे से उस कॉन्सेप्ट का माइंड में स्ट्रांग हो जाने के लिए एक अच्छा मीडियम है, माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। मतलब कि सुनने की जो योग्यता है, सुनने की योग्यता का डेवलपमेंट करना हो बच्चों में, तो उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होगा? ऑडियो टेप, या फिर शब्दों का श्रुतलेख, या फिर परस्पर बातचीत, या फिर भाषा प्रयोगशाला। ये होगा हमारा परस्पर बातचीत। एक दूसरे से बच्चे बातचीत करेंगे तो इनकी जो श्रवण योग्यता है वो स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं। हाँ, ये सही है। बच्चे क्या करेंगे? जब क्लास में चित्रात्मक और रंग बिरंगे चार्ट होंगे तो बच्चे
के लिए जो एनवायरनमेंट होगा वो सीखने सिखाने वाला हो जाएगा। उसी शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, मतलब कि जो चीज उनको सिखानी है वैसा ही आसपास का वातावरण भी बना दिया गया, तो जिस शिक्षा को देना है वैसा वातावरण बन गया, मतलब शैक्षिक वातावरण भी उसी तरीके का हो गया, तो बच्चे को सीखने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। तो ये भी उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। जो भी आसपास उनके रहेगा वो उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसकी अपनी इमेजिनेशन में उसको लेके जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, ये सामग्रियां क्या होंगी, उनके सीखने में हेल्प करेंगी। उस सामग्री से क्या होगा, वो सीखने का प्रयास करेंगे, तो ये भी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। बच्चों की कल्पना लोक के रंग बिरंगे तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, ये गलत है, पहचान मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये इस जो लाइन है, इस लाइन की उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, और बाकी तीनों जो है वो इस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन सा है? पढ़ना और लिखना। लिखना जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर बेसिक स्किल्स में लिखना नहीं आता है। सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, लिखना और बोलना, तो इसमें क्या आ जाएगा, सुनना और बोलना। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो सुन अच्छे से ले रहे हैं और बोल अच्छे से ले रहे हैं, बस केवल इसी चीज की बेसिक स्किल प्राथमिक स्तर में डेवलप की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि या वर्ण विधि या शब्द विधि या फिर वाक्य विधि। एक होती है संश्लेषण पद्धति, एक होती है विश्लेषण पद्धति। संश्लेषण पद्धति में 2 आता है, उनमें से एक होता है अक्षर बोध और दूसरा क्या होता है, ध्वनि साम्य बोध। ध्वनि साम्य बोध। अक्षर बोध में टीचर जो है वो एक्टिव रहता है, एक्टिव रह करके बच्चों को वर्ण, शब्द और वाक्य, इन 3 चीजों की नॉलेज देता है। किसकी देता है? वर्ण की, शब्द की और वाक्य की, इन 3 चीजों की नॉलेज देता है, ठीक। और जो प्रत्यक्ष विधि है वो किस में आती है? ये विश्लेषण विधि में आती है, विश्लेषण पद्धति में आती है। अक्षर बोध ये आती है संश्लेषण पद्धति में, संश्लेषण पद्धति में आती है। और इसमें कौन कौन सी चीजें टीचर बच्चों को सिखा रहा होता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि विश्लेषण पद्धति में आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, या फिर उसको सुरक्षित रखना, या फिर उसकी रिपोर्टिंग करना, या फिर उसकी वैधता की जांच करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो रिकॉर्ड है उनकी रिपोर्टिंग करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या रखता है? जो पढ़ने की क्षमता है, मतलब कि रीडिंग एबिलिटी है या फिर रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल का असेसमेंट करना हो, तो रीडिंग स्किल के असेसमेंट के लिए इनमें से क्या है जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है? चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, या फिर समझकर पढ़ना, या फिर अक्षर जोड़कर पढ़ना, या फिर पढ़ने में प्रवाह। इसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या होगा? अक्षर जोड़कर पढ़ना। सबसे कम महत्व होगा ऑप्शन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सबसे ठोस तर्क क्या है? इनका प्रयोग बच्चों की भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, मतलब कि बाल साहित्य का प्रयोग करने से बच्चों की जो भाषा अनुभव होगा, मतलब जिस भाषा को वो सीख रहे हैं, जिस लैंग्वेज को वो सीख रहे हैं, उस लैंग्वेज का एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपैंड होगा,
एक्सपीरियंस एक्सपैंड होगा बच्चे में बाल साहित्य पढ़ने से, बाल साहित्य का प्रयोग करने से। ठीक है, या पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। तो सबसे ज्यादा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग करने से बच्चों की जो भाषा अनुभव है वो एक्सपेंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी का एक प्रीवियस ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट प्रीवियस ईयर था। इसके बाद कम से कम 5-6 प्रैक्टिस सेट हम हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।